दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। नजर डालते हैं दिन की 10 बड़ी खबर पर। टॉप 10 न्यूज विद व्यूज। वर्ल्ड बैंक ने दिया मोदी को बड़ा झटका। क्या 2047 में विकसित भारत का दावा भी जुमला है? जेलेंस्की से बेइज्जत होने के बाद क्या ट्रंप की दादागिरी खत्म हो गई? 4 साल पहले सबक लेती सरकार तो चमोली में जाने नहीं जाती। राहुल गांधी ने लगा दी कांग्रेस के दिग्गजों की क्लास। क्या शशि थरूर रुकेंगे और स्लीपर सेल वाले सुधरेंगे? फडणवीस क्या शिंदे को गठबंधन से जबरन बाहर करना चाहते हैं? मोदी विदेश में उड़ते रहे और उड़ गए 20 करोड़। अब दिल्ली में अपनी गाड़ी से घुस रहे हैं तो सावधान हो जाइए। 21 महीने बाद क्या मणिपुर की आग बुझेगी? सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या बच्चों पर बड़ा फैसला सुना दिया। ओवैसी ने योगी की बुद्धि पर क्या सवाल खड़े कर दिए? दोस्तों, जहां गोदी मीडिया ये दावा कर रहा है कि दिसंबर तिमाही में 6.2% की दर में बढ़ी है जीडीपी, रिकवरी मोड पे देश की इकोनॉमी है, वहां वर्ल्ड बैंक ने सरकार की पोल खोल दी। वर्ल्ड बैंक ने दावा किया कि भारत को 2047 तक उच्च आय वाला देश बनने के लिए 22 साल तक लग जाएगा, वो भी तब जब वृद्धि 7.8% दर से होगी। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही के लिए जीडीपी के आंकड़े जारी कर दिए। दिसंबर तिमाही में भारत की विकास दर 6.2% रही, जो अनुमान 6.3% से थोड़ी कम है। अब वर्ल्ड बैंक की शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को 2047 तक उच्च आय वाला देश बनने के लिए औसतन 7.8% की दर से वृद्धि करनी होगी। वर्ल्ड बैंक ने अपनी टिप्पणी में ये भी कहा है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को वित्तीय क्षेत्र के साथ साथ भूमि और श्रम बाजार में भी सुधार की आवश्यकता होगी। यानी कि वर्ल्ड बैंक ने मोदी सरकार को दे दिया है बड़ा झटका। क्या 2047 में विकसित भारत का दावा भी जुमला साबित होगा? व्हाइट हाउस में जेलेंस्की ट्रंप की बहस ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। ट्रंप ये कहते हुए नजर आ रहे थे बातचीत के दौरान कि अगर आप चाहते हैं कि सीजफायर हो जाए, मैं बोलूंगा कि आप सीजफायर कीजिए तो गोलियां चलना बंद होगी। फिर जेलेंस्की कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल चाहता हूं कि युद्ध खत्म हो जाए। ट्रंप कहते हैं कि लेकिन आप तो कह रहे हैं कि आपको सीजफायर नहीं चाहिए। जेलेंस्की साफ तौर पर कहते हैं कि मुझे सीजफायर चाहिए, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। और उसके बाद दोनों के बीच गहमागहमी बढ़ जाती है। जेलेंस्की को हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। ये बात जब सामने वाइस प्रेसिडेंट रखते हैं तो बातचीत बिगड़ जाती है। बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की आवाज कई मौकों पर तेज हुई। बड़ी बात यह रही कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति वेंस की तरफ से भी हस्तक्षेप किया गया और उन्होंने भी जेलेंस्की के साथ ऊंची आवाज में बात करी। अमेरिका लगातार रूस का पक्ष लेता हुआ नजर आ रहा है और दोनों नेता यानी ट्रंप और जेलेंस्की दोनों ही अलग अलग राह पर इस बहसबाजी के बाद निकल जाते हैं। यानी समझौता तो दूर दूर तक होता हुआ दिखाई नहीं दिया। लेकिन आज जिस तरह से जेलेंस्की ने ट्रंप को उसी व्हाइट हाउस में बैठकर लाल आंखें दिखाई, क्या जेलेंस्की से बेइज्जती होने के बाद ट्रंप की दादागिरी अब खत्म होगी? उत्तराखंड एवलांच में 50 मजदूर निकाले गए, जबकि 4 लोगों की इसमें मौत हो गई। उत्तराखंड के चमोली में 28 फरवरी को बर्फ का पहाड़ खिसका, जिसकी चपेट में 55 लोग आ गए थे। फिलहाल चमोली डीएम संदीप तिवारी ने मौतों की पुष्टि कर दी है। सभी मजदूर उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 6 राज्य के थे। सवाल उठता है कि क्या सरकार लगातार उत्तराखंड में हो रहे हादसों से सबक नहीं लेगी? पहाड़ों में अति डेवलपमेंट आज पहाड़ को नुकसान पहुंचा रहा है, साथ में आम लोगों की जानें भी जा रही है। इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इन हादसों से अगर सरकार सबक लेती तो चमोली में जाने नहीं जाती। बीजेपी सरकार में मौतों पर सवाल पूछना ही मना है क्या? 4 साल पहले दोस्तों याद कीजिए, दूसरी बार चमोली में ग्लेशियर टूटकर गिरा है और उसने बहुत अधिक जानमाल का नुकसान कर दिया है। 2021 की फरवरी में जब हादसा हुआ था, तब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार कह रहे थे कि इसे मैन मेड हादसा ना बताया जाए। लगभग यही बात अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कह रहे हैं। इस बार तो न सिर्फ ग्लेशियर टूटा, बल्कि
बर्फ का तूफान भी चल रहा था, जिसके चलते 4 से 5 लोगों की जानें चली गई। केरला कांग्रेस की दिल्ली में 3 घंटे बैठक चली। केरल प्रभारी बोली कि जो पार्टी के खिलाफ जाएगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। बगल में खड़े होकर के शशि थरूर शुक्रवार को मुस्कुराते रहे। दरअसल शुक्रवार को केरल विधानसभा चुनाव को लेकर के दिल्ली के इंदिरा भवन में करीब 3 घंटे मीटिंग हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में केरल के नेताओं को सख्त चेतावनी दी गई। कहा गया कि पार्टी हित के खिलाफ टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बात को कांग्रेस सांसद शशि थरूर के हाल में दिए गए पार्टी विरोधी बयान से जोड़ करके देखा जा रहा है। उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन अगर पार्टी को मेरी जरूरत नहीं तो मेरे पास भी विकल्प मौजूद है। बैठक में राहुल गांधी ने कहा, साफ तौर पर कह दिया कि केरल में गांधी परिवार और वहां के लोगों के बीच भावनात्मक जुड़ाव है। हमें ऐसा कुछ भी करना या कहना नहीं चाहिए जो पार्टी लाइन के खिलाफ हो, क्योंकि ऐसा करने का मतलब है कि हम केरल के लोगों का अपमान कर रहे हैं। केरल में पार्टी मामलों की प्रभारी दीपा दास मुंशी ने साफ तौर पर कह दिया कि हमारे पार्टी अध्यक्ष खड़गे जी ने कहा है कि हम सभी को पार्टी में अनुशासन का पालन करना चाहिए। अब एकनाथ शिंदे सरकार के फैसले को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बदल दिया। फिर एक बार शिवसेना बीजेपी में बढ़ रही है तकरार। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच सियासी तकरार बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। शिंदे सरकार के दौरान स्वास्थ्य विभाग के 3,200 करोड़ रुपए के काम को देवेंद्र फडणवीस ने स्थगित कर दिया। तानाजी सावंत पर बिना किसी कार्य अनुभव के कंपनी के मैकेनिकल सफाई का ठेका देने का आरोप लग चुका है। एकनाथ शिंदे की सरकार पर अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे सरकार के लिए गए फैसले को पूरी तरीके से बदल दिया और ये माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के गाल पर जोर का तमाचा है। क्या अब एकनाथ शिंदे को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश क्या गुजरात लॉबी ने देवेंद्र फडणवीस को दे दिया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते साल 2024 में एक के बाद एक कई विदेशी देशों के राजनयिक दौरे किए। इन दौरान विदेशों में रहने वाले भारतीय लोगों की सामुदायिक कार्यक्रमों में उमड़ी भीड़ भी काफी सुर्खियों में रही। अब दोस्तों, खबर यह है कि भूटान, कुवैत से लेकर के यूक्रेन और अमेरिका तक 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के विदेश यात्रा की कुल लागत जो है कई करोड़ रुपए है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा फंड किया जाता है। रिपोर्ट बताती है कि विदेश में पीएम मोदी को देखने के लिए जो भीड़ उमड़ती है उसका खर्चा भी भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ द्वारा ही दिया जाता है। आरटीआई में ये खुलासा हुआ कि मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री की 2 रूस यात्राओं पर 15 करोड़ रुपए से अधिक का खर्चा किया, जबकि अबू धाबी की यात्रा पर लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत आई। हालांकि देश विदेश में अधिकांश भारतीय दूतावासों ने बात्रा द्वारा दायर आरटीआई के सवालों का जवाब अभी तक नहीं दिया है, जिसके चलते अब बात ये हो रही है कि मोदी जी विदेश में उड़ते रहे और उसी के चलते उड़ गए 20 करोड़। अपनी वाहनों के साथ अगर आप दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं तो हो जाइए सावधान। अब दिल्ली में तमाम वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। प्रदूषण रोकने के लिए बीजेपी सरकार ने ले लिया बड़ा फैसला। दिल्ली सरकार ने राजधानी में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए 15 साल पुराने वाहनों पर शिकंजा कसने की तैयारी की है। पर्यावरण मंत्री ने शनिवार को पर्यावरण विभाग, एमसीटी और एमडीएमसी के साथ बैठक करने के बाद कहा कि 15 साल से पुराने वाहनों को 1 अप्रैल से पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। इसके लिए एक विशेष टीम का भी गठन किया जाएगा जो ऐसे वाहनों की पहचान करेगी। ऊंची बिल्डिंग पर एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य कर दिया है सरकार ने। वैसे पॉल्यूशन को रोकने के लिए या कम करने के लिए ऑड इवन से लेकर के तमाम तरह के काम केजरीवाल की सरकार भी करती हुई नजर आई थी, लेकिन केजरीवाल सरकार प्रदूषण कम करने के लिए पूरी तरीके से फेल साबित हुई थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये डबल इंजन की नई सरकार दिल्ली में क्या वाकई कमाल करती है या सिर्फ और सिर्फ काम करने का दिखावा करने में ही वक्त जाया करती है। गृह मंत्री अमित शाह को बहुत जल्दी मणिपुर की याद आ गई। मणिपुर में 21 महीनों बाद हालात सामान्य होने का अब गृह मंत्री दावा कर रहे हैं।
अमित शाह ने शनिवार को राज्य के हालात पर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने सड़कें ब्लॉक करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गृह मंत्री ने 8 मार्च से मणिपुर में सभी सड़कों पर आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए कहा है। वहीं अलग अलग समुदायों ने 20 फरवरी से अब तक 30 से ज्यादा हथियार सरेंडर कर दिए हैं, ऐसा अमित शाह ने दावा किया है। राज्यपाल ने 20 फरवरी को अनुरोध किया था कि हिंसा में लूटे गए हथियार सरेंडर कर दे। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने 9 फरवरी को इस्तीफा दिया था। इसके बाद मणिपुर में 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। अब जरा सोचिए, क्या 21 महीने बाद अमित शाह अब एक्टिव नजर आ रहे हैं? क्या 21 महीने बाद मणिपुर की आग बुझेगी? रोहिंग्या बच्चों को सरकारी स्कूलों में मिल सकेगा प्रवेश। सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दे दिया है, जिससे भाजपाइयों को जोर का झटका लग गया। सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या बच्चों को लेकर के बड़ा निर्देश दिया है। देश की शीर्ष न्यायालय की एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया कि रोहिंग्या बच्चे प्रवेश के लिए सरकारी स्कूलों से संपर्क कर सकते हैं। कोर्ट ने आज रोहिंग्या बच्चों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश देने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका का निपटारा तो कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों को शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त कार्ड रखने वाले रोहिंग्या बच्चों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश देने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका को माना और एक तरीके से इसका निपटारा भी कर दिया। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पीठ ने एनजीओ रोहिंग्या मानवाधिकार पहल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन से ये कहा है कि हम चाहते हैं कि बच्चे पहले सरकारी स्कूलों का रुख करें। अगर उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाता है तो आप उच्च न्यायालय का रुख भी कर सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के उर्दू और कठमुल्ला वाले बयान पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी के सीएम ने उर्दू को कठमुल्लों और मौलवियों की भाषा कहा है। साथ ही यह भी कहा कि इसे पढ़कर वैज्ञानिक नहीं बनते। योगी के इस बयान पर ओवैसी ने अब साफ तौर पर यूपी के सीएम को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि उर्दू तो नहीं आती, लेकिन वे वैज्ञानिक क्यों नहीं बनते? इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। यूपी विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन सीएम योगी और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। नोकझोंक अंग्रेजी को हटाने और उर्दू को शामिल करने को लेकर हुई थी। सीएम योगी ने सपा को दोहरे चरित्र वाला बताया था। इसके साथ ही कहा था कि सपा अन्य भाषाओं के मुकाबले उर्दू को ज्यादा महत्व देती है। माता प्रसाद ने कहा था कि अंग्रेजी ना तो हमारी राष्ट्रभाषा है और ना ही हमारी मातृभाषा है। जिसके बाद आज ओवैसी ने योगी पर हमला करते हुए योगी की बुद्धि पर ही सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों, आज के बुलेटिन में इतना ही। जल्द होगी मुलाकात ऐसी तमाम खबरों के लिए न्यूज लॉन्चर के साथ बने रहिए। नमस्कार।